बेटा वीडियो ऑन कीजिए सभी लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? Good morning, ma'am. I'm fine, ma'am. What about you? What about you? I'm also fine बेटा। आज के सेशन में आप लोगों को पिछले सेशन में पढ़ाया गया था सॉरी बेस्ट फ्रेंड, है ना? उस पे प्रश्न है, उस पे चर्चा होगी। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? हाँ बेटा, ये बुक शेयर कर रहे हैं। दिखा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस स्टोरी में आप लोगों ने पढ़ा था किस प्रकार से एक गरीब घर की लड़की है रहीमन और सोनू जो कि संपन्न घर का लड़का है, दोनों में किस प्रकार से फ्रेंडशिप होती है ना? और फिर क्या होता है उनके साथ, स्टोरी को पढ़ के आप लोगों ने जाना। चलिए अब इस पे जो क्वेश्चन है इस पे हम चर्चा करेंगे। शायद बातों बातों वाला क्वेश्चन हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। मैम, बातों बातों अच्छा आपने तो ज्वाइन नहीं किया था। अभिराल, अभिराल Yes, ma'am. चर्चा हुई थी या नहीं हुई थी? Ma'am, हाँ चलिए बेटा, बातों बातों वाले क्वेश्चन पे ही चर्चा ma'am हुई थी। ना। सोनू और रहीमन के ऊपर पहली मुलाकात में क्या हुआ था या? हम सोनू और रहमान की पहली मुलाकात सोनू के घर पर हुई थी और सोनू उसको ढेर सारे खिलौने लाया दिखाया, पर रहमान उससे कुछ बात नहीं कर रही थी। दरवाजे के पास जाके बैठ गई, फिर वहां से उठ भी नहीं रही थी, वहां पर एक जगह बैठी। सोनू ने बहुत कोशिश की लेकिन रहमान वहां से उठी नहीं। अरे बार वीडियो बंद करोगे तो म्यूट कर देंगे, बता रहे हैं। चलिए बेटा दूसरा। मैम आपकी आवाज कट कट कर आ रही। रहीमन के आने से पहले और बाद में सोनू के व्यवहार में क्या अंतर आया? अरुण ध्यान रखिए वीडियो अपना। चलिए अभी बताइए बेटा। अभिलाल Yes, ma'am. बताइए, रहीमन के आने से पहले Ma'am, और बाद में सोनू के व्यवहार में क्या अंतर आया? मैम रहीमन के आने से मैम सोनू बहुत ही मैम खुश हो गया था और मैम जब मैम सोनू के व्यवहार में अंदर जब आया, जब उस मम्मी उसको पैसा देती है रहीमन को देने के लिए। यानी पहले बहुत उदास रहता था रहीमन, अरे सोनू, लेकिन जब उससे रहीमन आ गई उसके साथ खेलने लगा, खुश रहने लगा, उसका समय बढ़िया से बीत रहा था। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ की किन पंक्तियों से रहीमन और सोनू की आर्थिक स्थिति का अंतर ज्ञात होता है? महक बताइए। मैम, रहीमन के घर में बहुत अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था
कोने में चूल्हे के पास से एक आकृति उठ खड़ी हुई। हदे पुराने कपड़ों में लिपटी रहीमन उनके सामने खड़ी थी। रोने से या धुएं से उसकी आंखें लाल थी। चलिए, स्कूल जाने में रहीमन की मदद किसने और कैसे की? हाँ, मैम, स्कूल जाने में रहीमन की मदद सोनू की मम्मी ने की। उन्होंने रहीमन को कुछ पैसे दिए थे जिससे वह अपने स्कूल की ड्रेस और कुछ किताबें खरीद सकती थी। हाँ, रहीमन के सोनू की मम्मी ने मदद की थी, है ना, ताकि वो सोनू के साथ पढ़ने जाए। चलिए बेटा, अब बताएंगे या स्कूल कहाँ जाएगी बाबा, घर का काम करती है, बाई द्वारा कही यह पंक्ति समाज के किन सच्चाई को उजागर करती है? बताइए बेटा। अब इधर आप बताइए। मैम स्कूल कहाँ जाएगी बाबा, घर का काम करती है, बाई द्वारा कही यह पंक्ति समाज की किस सच्चाई को उजागर करती है? क्या पता चलता है? हाँ, बताइए बेटा। रहीमन बहुत गरीब थी। हाँ, मैम उसके पास उतने पैसे नहीं कि वो स्कूल जा सके। उसकी मतलब इतनी गरीबी थी, इसमें निर्भरता समाज के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की अंतर का पता चलता है कि निम्न वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनके केवल पढ़ाई के लिए जो है पैसे नहीं होते हैं, तो किसी तरह से अपना पेट भरने वही उनके लिए बहुत होता है, तो पढ़ाई कैसे करें, है ना? ये तो यस मैम। के बच्चों के लिए है, अपना जो है समाज में उनकी आर्थिक स्थिति संपन्न है तो पढ़ाई कर सकते हैं, बड़े बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर समाज में जो तबके के बच्चे होते हैं, जब उनके माँ बाप उनका पेट ही नहीं भर पा रहे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे करें? तो यहाँ पे सामाजिक भेदभाव यानी ऊंच नीच का जो भेदभाव है, मतलब ऊंचाई बीच में वह पता उजागर नहीं है। समाज किस प्रकार से दो वर्गों में बटा हुआ है, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। रहीमन द्वारा समंदर किनारे बनाए गए घर और उसके वास्तविक घर में क्या अंतर था? अरुण, आप भी कुछ बोलो। अरुण, बताइए बेटा। मैम समुद्र किनारे जो रहीमन ने घर बनाया था उसके वास्तविक घर में क्या अंतर था? मैम, रहीमन द्वारा समंदर किनारे बनाया गया घर मैम बहुत ही आलीशान था, जबकि उसका वास्तविक
थी जिसमें बहुत ही अंधेरा था और वहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की अच्छी सुविधा नहीं थी। यानी जो समुद्र किनारे घर उसने बनाया था वह उसके सपनों का घर था, है ना, जिसको अपने हिसाब से उसने बनाया था। लेकिन वास्तविक जीवन में उसके पास घर के नाम पे एक अंध कोठरी थी जहाँ पर वो अब किसी तरह से अपना जो है जीवन बिता रही थी। वहाँ चूल्हा जला के किसी तरह खाना बनाती, इतना धुआं होता, दिन में चले जाओ तो वहाँ अंधकार रहता, चूल्हा सबको दिखाई नहीं देता। चलिए अगला प्रश्न देखिए कलम की सवारी का, जो आपको राइट करना है। मम्मी के जाने के बाद सोनू अपना समय कैसे बिताता, उसे कैसा महसूस होता? या के जाने के बाद उसे अच्छा नहीं लगता। बेटा कितने लगा? यस मैम। यस मैम। बताइए मम्मी के जाने के बाद सोनू ने रहीमन का समुद्र किनारे बना घर क्यों छोड़ा? मैम क्योंकि रहीमन का घर बहुत ही सुंदर था और सोनू की मम्मी उसकी बहुत तारीफ कर रही थी, जिससे सोनू को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने का समुद्र के किनारे बनना तोड़ दिया। रहीमन के लिए सोनू की नाराजगी किसने और कैसे दूर की? प्रिया आप बताएंगे। रहीमन के लिए सोनू की नाराजगी उसकी मम्मी ने दूर की, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पैसे के लिए मेरे साथ खेलती है, लेकिन उसकी मम्मी ने समझाया कि उसके घर लेकर गई, उसकी घर की हालत दिखाई और उसने फिर उसे रहीमन को सॉरी बोला। क्वेश्चन बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कहानी में सोनू की माँ का चरित्र सकारात्मक न होता तो कहानी में क्या क्या बदलाव आते? सकारात्मक मतलब वो अच्छा सोचने वाली थी, उसने रहीमन के जो है बारे में सोचा, उसको पढ़ाने लिखाने, अच्छे कपड़े पहनने, सोनू के साथ खेलने बैठने लायक बनाने के बारे में सोचा, है ना। अगर वो ऐसा ना होती, वो दूसरे औरतों की तरह होती जो नौकरों के बच्चों को केवल नौकर का बच्चा समझती, उसके लिए कुछ न करती, तो कहानी में क्या क्या बदलाव आता है? मैम वो रहीमन को सोनू के साथ वक्त बिताने को भी नहीं कहती।
बताइए बेटा। मैं मैं यस मैम। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, इससे बोलिए। यस मैम। अभिराल, अभिराल यस मैम। आप बताइए बेटा, क्या होता अगर कहानी में सोनू की माँ का चरित्र सकारात्मक ना होता तो? मैम उधर ना ले, और मैम सोनू को रहीम के घर ना लेके जाती, और मैम उसे पता नहीं चलता नो मैम इतनी गरीब है। ये आप बताएंगे क्या होता? या यस मैम। आप बताइए कहानी में क्या क्या बदलाव आते? अगर सोनू की मम्मी उसे पैसे न देती तो पढ़ने नहीं जाती। मैं क्या बताइए? मैम अगर कहानी में सोनू की माँ का चरित्र सकारात्मक न होता तो शायद कहानी का पूरा अर्थ ही बदल जाता। जैसे सोनू की माँ उसे रहीमन को मिलने को बोलती ही नहीं और रहीमन को पैसे भी ना देती, और रहीमन आगे पढ़ लिख भी नहीं पाती। रहीमन तब आगे ना आती क्योंकि तब नौकर के साथ उसके बच्चे आने की परमिशन ही नहीं आती, पहली बात तो है ना, उसे घर पे ही आना आने देती। और उसके बाद रहीमन की जिंदगी बचपन जो खुश रहने का समय है वह उसी अंडकोपी में अपने घर पे चूल्हा जलाने अपने घर में रहने नहीं बीतता। तब वो आगे की पढ़ाई भी न कर पाती और न फिर सोनू के साथ रहने आ पाती। सामाजिक या आर्थिक विषमता पर आधारित कोई अन्य कहानी कविता ढूंढ कर लिखे। यहाँ बेटा आपको ऐसे ही जहाँ पे इस प्रकार की पात्र हो जिस कहानी में अमीरी गरीबी दिखाया गया हो, इस प्रकार के गरीब के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, है ना, और अमीर के बच्चों को सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इस तरह की अगर कोई कहानी हो या फिर कोई कविता आपको ढूंढकर अपने नोटबुक में लिखना। आई बात समझ में? ये कहानी आप लोग यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अपने नोटबुक में राइट करेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। मैम चलिए अब गद्यांश पढ़ेंगे। चलिए अभिरल पढ़िए।
यस मैम। घर में इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोने में चूल्हे के पास एक आकृति उठ खड़ी हुई, फटे पुराने कपड़ों में लिपटी रहीमन उनके सामने खड़ी थी। रोने से या धुएं से उसकी आंखें लाल थी। रहीमन, सोनू तुमसे माफी मांगने आया है। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, बाई ने बीच बचाव किया। बच्चे तो लड़ते भिड़ते रहते हैं, प्यार की लड़ाई किसे बुरी लगती है। रहीमन की अम्मा, गुस्से की नफरत की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कल से सोनू के स्कूल शुरू होंगे। कल ही से रहीमन भी स्कूल जाएगी ना। चलिए बेटा, अब आपने इसको पढ़ा, अब इसमें करना क्या है, जो प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर आपको देना है। गद्यांश से रहीमन की आर्थिक स्थिति के बारे में क्या पता चलता है? बताइए बहन। मैम, गद्यांश से रहीमन की आर्थिक स्थिति के बारे में यह पता चलता है कि वह एक बहुत ही पुराने घर में रहती थी, जहां उसे किसी भी चीज की अच्छी सुविधा नहीं थी और उसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही बुरी थी। उसे अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते थे मिलने को। यानी बहुत आर्थिक स्थिति तक यह पता चलता है कि रहीमन बहुत ही गरीब घर की लड़की है, जहाँ उसे रहने खाने की भी सुविधा नहीं उपलब्ध है ना। यस मैम। सोनू माफी मांगने क्यों आया था? अरुण विद्वान कीजिए। अब जरा बताइए। यस मैम। मैम, सोनू माफी मांगने इसलिए आया था मैम क्योंकि उसने मैम रहीमन को मैम बहुत उसका घर तोड़ दिया था रेत का, और उससे मैम लड़ाई की थी। वो है रहीमन से बहुत नाराज था, उसने रहीमन के घर को तोड़ दिया था, इसलिए माँ ने उसे माफी मांगने के लिए कहा था, इसलिए वो वहां आया था। प्यार की लड़ाई किसे बुरी लगती है? रहीमन की अम्मा, गुस्से की नफरत लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। क्या आशय निकल रहा है बेटा? महक, मैम, इन पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि रहीमन की माँ यह कह रही थी बच्चों के, देखिए बेटा इसमें स्पष्ट हो रहा है बच्चों के बीच प्यार की लड़ाई नहीं चाहिए। बच्चे आपस में प्यार खेले कूदे तो लड़ाई हो, लेकिन उनके मन में नफरत न हो, है ना। बच्चे आपस में खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन उनके मन में एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना नहीं, न गुस्से की भावना नहीं। और जब आपस में बच्चे खेलते हैं तो टकराहट होती है, झगड़ा होता है, फिर खेलते हैं, ऐसा सही है एक तरह से, है ना। उसमें ये होता है बेटा कि मन में कोई मैल नहीं होता है, लेकिन यहाँ सोनू के मन में यह धारणा कर गई थी कि रहीमन को मेरी मम्मी पैसे देती है मेरे साथ खेलने के लिए, है ना। इसलिए उसके द्वारा किए गए हर कार्य को घृणा की दृष्टि से देख रहा था कि मेरी मम्मी के पैसे लेती तो मेरे साथ खेलती है, और मम्मी उसकी जो है बड़ाई भी कर रही है, तो उसको जो है रहीमन से नफरत होने लगी, गुस्सा, नफरत के कारण ही उसके अंदर इतना गुस्सा आया था कि उसको घर तोड़ दिया। तो जो है सोनू की मम्मी ये नहीं चाहती थी दोनों बच्चों को भी नफरत की भावना बनते, क्योंकि सोनू में बच्चा था, उसको पूरी बात पता नहीं थी, उसी को सच्चाई बताने के लिए और उसके घर लेके गई
ताकि वो सच्चाई जाने और जो उसके मन में रहीमन के प्रति नफरत की भावना है वह दूर हो जाए। मैं वो कह रही कि बच्चों के बीच प्यार की लड़ाई अच्छी लगती है लेकिन नफरत की नहीं। हाँ चलिए बेटा, अभी आपके पास समय है, तब तक इसको भी देख लेते हैं। बातें भाषा की। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में समास और उसके भेद के बारे में पढ़ा था ना? हाँ, अब यस आगे मैम। यस मैम। उपसर्ग क्या होता है बेटा? मूल शब्द के आगे जुड़कर उसका स्वरूप व अर्थ बदलने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया अनजान दुबला, इसके जान, जान शब्द है अपने आप में एक सार्थक शब्द है ना जान, उसके आगे यस मैम। तो अनजान बन गया, अर्थ इसका बदल गया ना? हाँ, अर्थ परिवर्तन हो गया। ऐसे ही बला शब्द है, यस मैम। तो दुबला, तुम काम करो या ना करो मेरी बला, जो कहते हैं ना मेरी बला लग जाए, तो बला शब्द है, बल से बला बना हुआ बल शब्द है ना? तो बल शब्द है, उसके आगे दू लग गया, क्यों? दुबला हो गया। यहाँ आगे उपसर्ग लगा है, पीछे आ प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए बेटा, यह 4 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग क्या प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, ध्यान देंगे। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। देखिए हमारी हिंदी भाषा में कई भाषाओं को मिलकर हमारी हिंदी भाषा बनी है। आपने इसको पढ़ा ना ग्रामर में? उर्दू, फारसी, अरबी, फ्रेंच, है ना, संस्कृत, बौद्ध, असम, देशक, तमाम प्रकार के शब्दों से मिलकर हमारी हिंदी भाषा बनी हुई है। तो अगर शब्द हमारे कई भाषाओं के हैं तो उपसर्ग भी तो होंगे। तो यहाँ पे संस्कृत के उपसर्ग को देखिए, पहले ध्यान देंगे सभी लोग। अभिलाषा, अभी क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है अभिलाषा। पर्यावरण है ना, परिधन आवरण, पर्यावरण, तो परिसंस्कृत के उपसर्ग है शेष शब्द है, इसके आगे भी लग गया, विशेष हो गया। यत्न शब्द है, प्रा लग गया, प्रा प्रत्यय तो प्रयत्न हो गया। पुत्र है, उसके आगे सु लग गया तो सुपुत्र हो गया। अगर कु लग गया तो कुपुत्र हो जाएगा, है ना? यस। हिंदी के उपसर्ग है अन्न, अनपढ़, अनबन, अनजान, ऐसे निहत्था, निहत्था, यस मैम। निर्बल, निस्वार्थ, है ना, भरपेट, भरपेट, दुगना, दुगना, दुर्बल, दुर्भाग्य, है ना, सुगंध, सुपुत्र, सुकन्या, सुशिक्षित, तमाम बन जाएंगे ना सु से। ऐसे ही उर्दू के उपसर्ग है बेखबर, बेपरवाह, बेनकाब, बेकसूर, बेईमानी, बेजुबान, है ना?
सरकार, सरकार, सरदार, सरपंच, गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, गैर ताकतवर, नादान, खुशखबरी, खुशकिस्मत, खुशनुमा, तो हम इस तरह से सकते हैं। ठीक है, अब संस्कृत के उपसर्ग है स्वदेश, स्वपरिवार, स्वाभिमान, सहपाठी, सहपाठी, सहयोगी, सहकार क्या होता है? साथ, पर, परोपकार, बेटा समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसका रूप व अर्थ बदलने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दुकानदार, देखकर, लेनदार, देनदार, चमकीला, शोभनीय, मासिक, त्रैमासिक, ये सब क्या है? प्रत्यय शब्द है। प्रत्यय देखिए ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के होते हैं। ये कृत प्रत्यय होता है जो धातु तथा क्रियाओं के अंत में लगते हैं। अन्य प्रत्यय मोहन, मोहन, अन्न, मोहन। अगर देखिए आवट, लिखावट, सजावट, बनावट, कुछ भी तो हो सकता था यहाँ। हंसी, लिखी, पढ़ी, गई, आई, है ना? ये हो गया। औना, खिलौना, खिलौना, भगोना, बिछौना, है ना? कर, देखकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर। ऊ, चालू, आलू, भालू, कचालू, है ना? ता, खाता, पढ़ता, लिखता, महत्व। हार, पालनहार, जियावनहार, आइए, ये आपके क्या थे बेटा? कृत प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? कृत, जो आपके कर्मवाची में लगते हैं। इसमें लगते हैं जो धातु क्रियाओं के अंत में लगते हैं। और तद्धित प्रत्यय होता है ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़ते हैं। जैसे ता, सुंदर शब्द है, ता लगा, सुंदरता, गाड़ी वाला, गरीबी। सातवां, करवाहट, आहट, करवाहट, सा, हरा सा, भूरा सा, काला सा। आई समझ में? यस मैम। यस। यस सर। प्रत्यय में देख रही हो सब किसका है? सुंदरता, गाड़ी वाहन, गरीबी, सब क्या है? संज्ञा शब्द है ना? इसमें लगा हुआ है प्रत्यय। ठीक है, यानी इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कर्म यानी क्रिया में
जो लगकर बनता है उसको कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, पाठ में आए दिन शब्द मैम। यस मैम। और मूल सब अलग अलग करके लिखे, इसको आप लोग होमवर्क में कर डालिएगा। अभी तो पहले क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, इसके बाद इसको कीजिएगा, है ना। पहले आपका क्वेश्चन आंसर एक आप लोग कल कर लीजिएगा, समझ आ रहा है। क्वेश्चन आंसर आज कीजिएगा, इसको कल कर। ये आपके पाठ में आया हुआ है, ठीक है, देख लेना। जो उपसर्ग वाला है उसको अलग कर लिखना है, जो प्रत्यय है उसको अलग लिखना है। पहले आप लिखेंगे उपसर्ग शब्द, तो उसमें जो उपसर्ग शब्द है उसको लिखेंगे, मूल शब्द लेकिन अलग कर। उपसर्ग जोड़कर सब बनाए। आपको यहाँ घटना के आगे कौन सा उपसर्ग लगाओगे तो दूसरा शब्द बनेगा, कोई बताए। बताइए। यस मैम। क्या जुड़ेगा घटना के आगे, नया शब्द बन जाए। दुर्घटना। दुर्घटना, दुर लगाएंगे, घटना नहीं देंगे, दुर्घटना बन जाती है ना। पालक, इसके आगे कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, आ लगा देंगे, अपलक। दंड, सु भी लगा सकते हैं, दुर भी लगा सकते हैं, सुगंध दुर्गंध भी लगा सकते हैं। रोज, हर रोज। उम्र, ताउम्र। ऐसे आपको प्रत्यय जोड़ना है, यहाँ पे प्रत्यय जोड़ के सब बनाना है, ठीक है। कर ले जाओगे ना, अगले सेशन में पूछेंगे, उसके बाद आपको और जानकारी देंगे फिर, ठीक है। यस करते हैं, यस मैम। फिर कर लीजिएगा आंसर, और ग्रामर भी अगले सेशन में मिलेंगे, उसके बाद आगे और चर्चा करेंगे, ठीक है। गुड बाय एवरीवन।